हेलो एवरीवन। मैं आदित्य पाल। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सी सिटी का मैं पढ़ता हूँ। और मेरी मेन स्क्रीन 34,000 है और मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरी इस कॉलेज में ब्रांच सीएससी है और मैं यहाँ पे बीटेक कर रहा हूँ। ठीक है। तो हम अभी जो क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो चैप्टर 10 लास्ट ईयर के चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स एग्जाम्पलर सॉल्यूशन करना है। ठीक है। तो लाइक हमें यहाँ पे कुछ वो अभी मतलब आपका एग्जाम्पलर है तो मोस्ट प्रोबेबली आपने इसकी थ्योरी पार्ट कर चुकी होगी पहले ही। तो वी विल डायरेक्टली गो फॉर द क्वेश्चंस। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में हमारा पहला है एमसीक्यू फर्स्ट। ठीक है, एमसीक्यू फर्स्ट। तो ये अपना है, अपना ये हम बोलेंगे कि सिंगल ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये क्वेश्चन नंबर है 10.1। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसिडर अ लाइट बीम इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू अ ग्लास सेल एट अ ब्रूस्टर एंगल एज शोन इन द फिगर 10.1। ठीक है। तो हमें बोले कि हमें एक मतलब एक ग्लास स्लैब इमेजिन करना है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, अगर लोग इसे यहाँ से ले लेते हैं। जो ग्लास स्लैब है, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जो लाइट बीम इंसिडेंट है फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब, वो हमारे एक ब्रूस्टर एंगल पे आ रही है। ठीक है, 10.1 में देखो। A polaroid is placed in a path of the emerging ray at point P। ठीक है, पॉइंट पी पे एक पोलराइड है हमारा, यहाँ पे एक पोलराइड है, यहाँ पॉइंट पी पे। ठीक है। एंड रोटेट अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द पोलराइड। ठीक है, उसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पोलराइड। ठीक है। तो हमारे को चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए, for particular orientation there shall be darkness as observed through the polaroid. B, intensity of the light as seen through the polaroid shall be independent of the rotation. Intensity of the light as seen through the polaroid shall go through a minimum but not zero or true orientation of the polaroid. The intensity of the light as seen through the polaroid shall go to the minimum of poor orientation of the polaroid. ठीक है, तो हमारे पास है चार ऑप्शन है। तो हमें कैसे सोल्व करने, देखो। तो मतलब हम लोग मान लेते हैं ये हमारा ट्विस्टर एंगल है थीटा बी। ठीक है, ये थीटा बी है अपना। ठीक है। तो अपना जो क्या है पोलराइड अपना यहाँ पे सेटअप है। ठीक है, ये अपना यहाँ पोलराइड है, ये पोलराइड है। ठीक है। और जो पोलराइड हम लोग का जो रोटेट हो रहा है, हाँ, तो जब भी हमारा लाइट जो है ना, मतलब ये अपना मान लो ए बी सी डी है। ठीक है, इससे पास करता है। ठीक है। और इन सच वे कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये वाली रे, ये जो है एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड है। ठीक है, ये तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड कौन सी हो गई, ये रिफ्लेक्टेड। और ये तुम्हारी होगी रिफ्रैक्टेड। ठीक है, ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड वेव इज 90। तो ब्रूस्टर एंगल पे क्या होता है तुम्हारे इन दोनों के बीच में एंगल 90 होता है। ठीक है। देन ओनली रिफ्लेक्टेड रे इज प्लेन पोलराइज। ठीक है, तो ये क्या होता है, बस तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे ही प्लेन पोलराइज होता है। ठीक है, तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे पोलराइज नहीं हो। तो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज। तो जो पोलराइज रोटेट कर रहे हैं ना, कि तो क्या होगा ना कि ये जो पोलराइज हम रोटेट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि ये तो नॉन पोलराइज रे है, नॉन पोलराइज रे। ठीक है। तो क्या होता है ना कि इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि जो लाइट की जो यहाँ इंटेंसिटी होगी, जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो हमारी यहाँ पे कभी जीरो नहीं हो सकती। बट ये हम बोलेंगे कि वैरी करेगी, बट वैस। ठीक है, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज नहीं है। ये मतलब नॉन, सॉरी यहाँ पोलराइज लिख दिया, नॉन प्लेन पोलराइज। ठीक है। तो एक रोटेशन में इसकी जो लाइट इंटेंसिटी वो कभी जीरो नहीं होने वाली, ये इंपॉर्टेंट है, बट वैरी करेगी। ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन इस चीज को मैच कर रहा है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर रेडिएशन देयर शैल बी डार्कनेस एज ऑब्जर्व थ्रू द पोलराइड। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी कभी जीरो होने वाली नहीं है। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एज सीन थ्रू द पोलराइड शैल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटेशन।
नहीं, बट यहाँ पे तो हमारा वैरी कर रहा है। ठीक है, सी हम ये बोलेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एज सीन थ्रू पोलराइज शैल नॉट गो थ्रू मिनिमम बट नॉट शैल गो थ्रू मिनिमम बट नॉट जीरो फॉर टू ओरिएंटेशन ऑफ द पोलराइड। ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि ऑलमोस्ट मतलब हमारे चीज से मैच कर रहा है। और द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एज सीन द पोलराइड शुड गो थ्रू मिनिमम फॉर फोर ओरिएंटेशन ऑफ द पोलराइड। ओके, तो अब हमें सी और डी में देखना है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पोलराइज मतलब ये प्लेन हमारा नॉन प्लेन पोलराइज है। ठीक है, अगर ये प्लेन पोलराइज होता ना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर ओरिएंटेशन पे मिनिमम आती। बट हमारे यहाँ पे नॉन प्लेन पोलराइज है तो हम यहाँ पे बोलेंगे बस दो ही बार मिनिमम आएगी। ठीक है, ठीक है, दो ओरिएंटेशन के लिए, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर वन का। ठीक है, हाँ, आते क्वेश्चन नंबर 10.2 पे। तो कंसिडर द सनलाइट इंसिडेंट ऑन अ स्लिट विद एंगल 10 टू द पावर 4a। सॉरी सॉरी सॉरी, consider sunlight incident on a slit of width 10 to the power 4 angstrom। ठीक है, the image in the slit shall। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो हमारे को जो विथ ऑफ स्लिट दी हुई है, तो यहाँ पे विथ स्लिट जो अपनी वह 10 टू द पावर 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम कितनी होती है? 10 टू द पावर 4 तो 10 टू द पावर 10 मीटर्स। ठीक है, अभी इसको कैलकुलेट कुछ नहीं कर रहे, अब इसको बस 10 टू द पावर 4 एंगस्ट्रॉम लिख रहे हैं। मैं बताने के लिए कर रहा हूँ कि कितनी छोटी वैल्यू हो रही है। ठीक है, तो पूछा जाता है इमेज सीन थ्रू द स्लिट शैल A be fine sharp slit white in color at the center, bright slit white at the center diffusing at zero intensities at the edges। ठीक है, फिर बोलेंगे a bright slit white at the center diffusing regions of different color only with diffused slit white in color। ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो हम इसे कैसे कंसिडर करते हैं? तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है, ये वैरी करता है 400 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, तो जो विड्थ ऑफ स्लिट है वो क्या है ना अपना, जो मतलब विड्थ ऑफ स्लिट अपना है वो है 10 टू द पावर 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये है विड्थ ऑफ स्लिट। ठीक है, सॉरी, एक और जीरो। हाँ, तो क्या है ना कि अपना जो विड्थ ऑफ स्लिट है वो मतलब ये अपना जो है ना ये कंपेरेबल है, कंपेरेबल टू ये जो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन जो होगा ना, हेंस जो अपना डिफ्रैक्शन होगा, हेंस जो डिफ्रैक्शन होगा वो तो यहाँ से जो अपना डिफ्रैक्शन होगा इसमें हम बोल सकेंगे यहाँ पे तो अपना डिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ से कंपेरेबल है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमा होगी एट सेंटर बनेगी। ठीक है, मैक्सिमा एट सेंटर। तो तो मतलब जो सेंटर पे ना मैक्सिमा बन रही है तो यहाँ पे सेंटर पे हमें ऑल कलर्स अपीयर होगा। ठीक है, ऑल कलर्स अपीयर एट द सेंटर। तो सारे कलर्स एक साथ अपीयर करेंगे सेंटर पे, तो कौन सी कलर होती है अपनी? व्हाइट। ठीक है, सब डिक्लोज करें व्हाइट बन जाएंगे। तो व्हाइट, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? देखो, व्हाइट कलर अपीयर्स एट सेंटर। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब तक कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? दैट विल बी ए बी अ फाइन शार्प स्लिट व्हाइट इन कलर एट द सेंटर। तो ये अपना ए है। ठीक है, और 10.3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.3। ठीक है, consider a ray of light incident from air onto a slab of glass of onto a slab of glass of width d at an angle theta। The phase difference between the reflected ray at the top of the surface and the bottom surface is okay। तो हमें बोला जा रहा है कि अगर हम इस चीज को कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10.3 में क्या है कि अपने पास एक ग्लास स्लैब है, ये मान लो ग्लास, अच्छे से बना देता हूँ। ओके, ठीक है,
तो यहाँ पे अपना एक इंसिडेंट लाइट हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करेगा और यहाँ से थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करके ऐसा कुछ थोड़ा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब पता नहीं चल रहा होगा, बट थोड़ा थोड़ा सा हुआ है, ठीक है। मतलब एडजस्ट कर लेना, मतलब ड्राइंग उतनी कुछ खास नहीं है मेरी, ठीक है। ये तुम्हारा इंसिडेंट रहे, रिफ्रैक्टेड रहे, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रहे, वापस से करूंगा एक, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। ये थीटा है, ये थीटा है। और यहाँ पे अपना रिफ्रैक्टेड एंगल R1 होगा, और यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल R2 होगा। ये भी अपना R2 होगा, और ये अपना एमर्जेंट एंगल, ठीक है, E, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है ना, कि हमें यहाँ पे एक रिलेशन निकालने बोल रहा है कि जो क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस कितना होगा, मतलब टॉप रिफ्लेक्टेड रे और बॉटम रिफ्लेक्टेड रे पे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, जब हमको टाइम डिफरेंस लगा बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड रे ना, जो क्या बोलते हैं, हमारे भी लोकेशन में रहता है, ए होगा, ये इधर से बी गया, और यहाँ से सी, या फिर डी इधर आया, ठीक है। फिर डी ले लेते हैं, ऊपर हम लोग ई ले लेंगे, और यहाँ हम लोग एफ ले लेंगे, ठीक है। और ये एन डैम, तो हम लोग इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे जो निकालेंगे, हम लोग यहाँ निकालेंगे टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस उसमें, टाइम डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे पहले सबसे पहले टाइम डिफरेंस निकालेंगे। दो रिफ्लेक्टेड रे, दो रिफ्लेक्टेड रेस अपनी कौन सी है, पहली तो है बीई, ठीक है, और दूसरी हमारी है सी एफ, ठीक है। टाइम डिफरेंस बिटवीन बीई एंड सी एफ निकालते हैं, तो वो किसका रहा होगा, वो इक्वल्स टू होगा टाइम टेकन बाय रे टू ट्रेवल टू बी टू सी, ठीक है। और इससे हम बहुत सा ऊपर कर लेते हैं इसको, तो यहां तक हमने किया, ठीक है। तो मान लेते हैं तो जो मतलब वो एक सेकंड मतलब प्लीज, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना, टाइम जो अपना डिफरेंस हो, टाइम डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं अपना टाइम डिफरेंस है, लेट टाइम डिफरेंस भी डी टी, छोटा सा टाइम है अपना डी टी। यहाँ पे हम डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी टी इक्वल टू लिख सकते हैं बी बाई बी सी बाई, बी सी डिस्टेंस अपना वेलोसिटी अंडर द ग्लास स्लैब, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी जी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट अंडर ग्लास स्लैब। अब हम यहाँ पे एक चीज जानते हैं कि अपना जो म्यू होगा वो किसके बराबर होगा, बी वैक्यूम नॉट बाई वी जी, ठीक है। एक सेकंड प्लीज, ओके। तो ये तो अपना सी के बराबर होता है वैक्यूम स्पीड, तो बीजी को हम लोग ले सकते हैं पी बाई म्यू नॉट, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। तो और सेकेंडली हम लोग बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीसी को हम लोग लिख सकते हैं, बीसी को लिख सकते हैं पूरा कर देगा तो बीसी को लिख सकते हैं कॉस आर, और ये तुम्हारा विथ ऑफ क्लास स्लैब होगा अपना कुछ डी है, ठीक है। सी थोड़ा डी है, और ये एंगल आर है, और साथ तो कितना हो जाएगा डी, और ये ओके, बीसी को फोर्थ कॉस डी हो जाएगा, बीसी कॉस, ठीक है। तो बीसी अपना क्या हो गया, बीसी अपना हो गया डी बाई कॉस आर, ठीक है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज को ना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पहली वाली इक्वेशन में, तो डी टी क्या बन जाएगी यहाँ से, डी टी क्या बन जाएगी, बीसी बाई बीजी थी, तो बीसी बाई बीजी तो हम लोग लिख देते हैं डी बाई कॉस आर डिवाइडेड बाई सी बाई म्यू, ठीक है। और म्यू क्या होता है अपना, म्यू होता है साइन थीटा बाई साइन आर, ठीक है, साइन आर, ठीक है। तो यहाँ से हम वो भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं म्यू का वैल्यू, ठीक है।
और हम लोग यहाँ से मतलब अगर ऐसे देखते हैं तो पहले तो हम लोग साइन आर निकालते हैं। तो साइन आर अपना हो गया साइन थीटा बाई रो, ठीक है फर्स्ट। और कॉस आर को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस आर को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर आर, ठीक है। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये अपना हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस कॉस आर को ना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करके क्या आता है अपना, अपना जो टी टाइम होगा, डी टी टाइम या टी टाइम जो बोलो, बहुत माइन्यूट है तो हम इसको डी टी बोल रहे हैं, ठीक है। तो डी कॉस आर का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाई म्यू का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई, हाँ ठीक है। तो जब तक टी टी टाइम आ गया वो क्या आया था, सब्स्टिट्यूट करने का, okay। और ये अपना नीचे में था सी बाई म्यू था ना, तो वो अपना क्या था साइन आर, एक बार मेरे को देखना क्या था, सी बाई म्यू, म्यू अपना ये आया कि हमें म्यू को रिप्लेस करना था, तो ध्यान हो गया म्यू को, सॉरी नहीं रिप्लेस करना, तो वो सी बाई म्यू होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सी बाई म्यू से हम लोग क्या लिख सकते टी टी को, तो ओके ये हो गया। यहाँ से हम लोग इसको म्यू डी बाई सी, यहाँ पे इसको लिखते हैं म्यू डी बाई सी, हाँ तो म्यू डी बाई सी इन 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाई म्यू स्क्वायर की पावर -1/, तो ये अपना डी टी टाइम यहाँ से आया। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग फेज डिफरेंस निकालते हैं, ये एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन है यहाँ। तो डी टी क्या होता है ना, वो अपना होता है डी फाई को से 2 पाई टी, ठीक है, सॉरी 2 पाई डी टी बाई टी, ठीक है, टाइम पीरियड। यहाँ से लोग फेज डिफरेंस निकालते हैं डी फाई निकालना है हमें, ठीक है। तो डी फाई यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से अपना जगह 2 पाई टी और डी टी की वैल्यू होगी म्यू डी बाई सी इंटू 1 - क्या था अपना 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाई म्यू स्क्वायर की पावर -1, ठीक है। तो अपने डी फाई यहाँ का है इतना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ कटे तो, ये 2 पाई/टी है और ये म्यू डी बाई सी है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे सी को हम लोग लैम्डा लिख सकते हैं और टाइम पीरियड को 1/फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू डी अपना हो जाएगा, म्यू डी अपने जैसे इंटैक्ट है वैसे ही रहेगा, और ये यहाँ कितना हो जाएगा, ये एफ लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो एफ से ये कटा, ठीक है, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाई म्यू ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई म्यू डी है, तो 2 पाई म्यू डी और लैम्डा है नीचे में, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे इतना आ जाएगा 2 पाई म्यू डी बाई लैम्डा इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाई म्यू स्क्वायर, ठीक है, पावर 1 - हाफ, ठीक है। यहाँ हो जाएगा अपना यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें फेज डिफरेंस बिटवीन रे ए एंड बी आफ्टर रिफ्रैक्शन होगा क्या, तो अपना फाई के बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब जो अपना फेज डिफरेंस आएगा, टोटल टोटल फेज डिफरेंस जो अपना आएगा वो आ जाएगा अपना D5 + 5, ठीक है। तो देखते हैं अब हम यहाँ से कि हमारा कौन सा जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म से मैच करता है, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो जैसे ही जानते हो, तो यहाँ से अपना जो 2 पाई म्यू डी है, 2 पाई म्यू डी के, आई गेस मैंने कुछ मिस्टेक किया है एक्चुअली, पता है तुम, अगर तुम यहाँ से देखो तो तुम्हारा बस एक ही ऑप्शन है सर, +पाई वाली बात, ठीक है।
क्योंकि तुम्हारा जो अगर दोनों के बीच फेस डिफरेंस अगर तुमको देखना है, और दोनों रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, तो उस दोनों के बीच पाई का आएगा, वो श्योर है अपना, ठीक है। डी थीटा प्लस पाई वाली बात हमारी श्योर है, ठीक है। तो यहाँ से अपना जो जो ऑप्शन है प्रोबेबली मैच कर रहा है ना, वो अपना ए ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ से कर लेंगे, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ए है, ठीक है। आई मतलब 2 पाई म्यू टी बाई लैम्डा, तुम इससे ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो कि वाई इट विल बिकम, मतलब म्यू का क्या हुआ, वो 2 पाई डी बाई लैम्डा कैसा है, ठीक है। थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर लेना, हो सकता है मिल जाए तुम्हें, ठीक है। उसके अलावा हमने पूरा सही बनाया है ऑलमोस्ट। एन एन और म्यू दोनों एक ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखाने के लिए यूज करते हैं हम। तो यहाँ से तो हमारे ऑप्शन नहीं आ रहा है। और 10.4 फ्रंट बोला है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सोर्स इज व्हाइट लाइट, ठीक है। वन ऑफ द होस्ट इज कवर्ड बाय अ रेड फिल्टर एंड अनदर बाय अ ब्लू फिल्टर इन दिस केस, ठीक है। तो वाईडीएससी का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। उसमें क्या किया गया कि जो स्लिट होते हैं ना, जो छेद होते हैं, एक छेद को उन्होंने रेड फिल्टर से किया हुआ है, और एक को ब्लू फिल्टर से, ठीक है। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि ऑप्शन, देयर शैल बी अल्टरनेट इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रेड एंड ब्लू, देयर शैल बी अल्टरनेट, देयर शुड बी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रेड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ फ्रॉम ब्लू, देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, देयर शैल बी एन इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर द रेड मिक्सिंग विद वन ब्लू, वन फॉर ब्लू, ओके। तो देखते हैं हमारा क्या होगा। तो लाइक हमें रेड फिल्टर है और ब्लू फिल्टर है, ठीक है। तो फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, तो जैसा कि हमारा यहाँ पे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है, द सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट एंड शुड एमिट द लाइट ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो अपना सोर्स है ना, वो जो लाइट दे रहा होगा वाईडीएससी में, यहाँ पे तुम ऐसे देख सकते हो, यहाँ रेड फिल्टर होगा और यहाँ पे अपना ब्लू फिल्टर है। तो ये जो यहाँ दोनों से लाइट आ रही होगी ना, दोनों स्लिट्स को सेम फ्रीक्वेंसी और सेम, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी सब कुछ होगा, ठीक है। तो वो जो होल जो कवर है रेड से, अगर तुम इसको देखो, और जो होल जो कलर है ब्लू से, तो दोनों के, तो जो रेड फिल्टर और ब्लू फिल्टर है ना, तो रेड फिल्टर पे जाने के बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी सोर्स के बाद से, वो चेंज कर जाएगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है। दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगी, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, ठीक है। ये कंडीशन हो रही है यहाँ पे। इंटरफेरेंस का कंडीशन मैच ही नहीं हो रहा ना, इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, इंटरफेरेंस विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस यहाँ पे हो नहीं रहा, तो क्या हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, देयर शैल नो बी इंटरफेरेंस इन दिस। यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी आंसर हो रहा है 10.4 के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं 10.5 पे। तो 10.5 बोल रहा है कि, तो जो कि फिगर 10.2 अपना है, उसमें शो कर रहा है कि दे आर, यहाँ पे देखो दो स्टैंडर्ड स्लिट्स है, एक P1 और एक P2, ठीक है। और अपने दो मतलब सोर्सेज भी ऐसे हैं, S1 और S2, क्योंकि ये मतलब सोर्सेज की तरह काम कर रहे हैं। तो एट P2 ऑन द स्क्रीन देयर इज अ होल बिहाइंड P2, ठीक है। इन द सेकंड S2 slit में they will slit S3 and S4 के, एंड सेकंड स्क्रीन बिहाइंड दैट, सॉरी थोड़ा सा कोई आ गया था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे तुम जैसा देख सकते हो अपना अरेंजमेंट कैसे दिया हुआ है। तो हमसे पूछा ही जा रहा है कि मतलब ये अरेंजमेंट के साथ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे होगा कि देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द सेकंड स्क्रीन बिकॉज इट वुड बी लाइटेड, ठीक है। सेकंड स्क्रीन अपनी ये वाली है, इस पे हमारे दो होल्स है S3 S4, ठीक है। द सेकंड स्क्रीन वुड बी टोटली डार्क, there should be a single bright point on the second screen, there will be regular two slit patterns on the second screen। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए तुम्हारे को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट से बननी पड़ेगी कि जो अपना जो वाईडीएस है, देखो कहीं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम यहाँ तक जाओ, तो जो इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रही है लाइट की, ठीक है। तो जो एट P1, सॉरी एट P2 जो हमारा है इज द मिनिमा, ठीक है। जो तुम्हारा P2 होगा, वो तो एक चीज तुम समझो कि एक मिनिमा है,
मिनिमा कैसे है, सेंटर से दूर है ना। ये नॉर्मल वाईडीएससी में सेंटर पे मैक्सिमम बनती है। तो ये P2 जो अपनी होगी वो मिनिमा, क्योंकि मतलब तुम देखो दो अपोजिट वेव फ्रंट्स है, वो आ रही है, ठीक है। पर जो अपना वेव फ्रंट है, ठीक है, S1 और S2, तो वो क्या करता है ना, वो P2 पे तो मिनिमा बना रहा है, बट ये जो P2 है ना, ये इन दोनों के लिए S3 S4 के लिए एक लाइट सोर्स बन रही है, ठीक है। जो P2 है, अब यहाँ पे वो क्या है, अब वो लाइट सोर्स फॉर S3 and S4, ये बन रही है, ठीक है। तो S3 S4, और क्योंकि वेव फ्रंट जो अपनी आ रही है एस मतलब P2 तक, वो S3 S4 लाइट सोर्स है। और और सिमिलरली वो एक, वो क्या बोलता है इसको हम लोग, एक कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करेगी। कोहेरेंट, कोहेरेंट क्या होता है, लाइक दिस टाइप की। तो कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट कर रही है। और एंड वो सिमिलर पैटर्न्स, मतलब वो क्या बोलते हैं, वाईडीएससी पैटर्न S3 S4 स्लिट से भी बनाएगी, ठीक है। तो हमारे पास आप क्या होगा, अपना डी ऑप्शन से होगा कि टू रेगुलर स्लिट पैटर्न ऑन द सेकंड स्ट्रीम, ठीक है। तो देयर तो यहाँ से अपना आ जाएगा डी ऑप्शन आंसर, ठीक है। आई होप तुम लोग समझोगे, थोड़ा सा ये मतलब कॉम्प्लेक्स से सोचना पड़ेगा इसे थोड़ा। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, MCQ 2 पार्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ क्योंकि एमसीक्यू टू में हमारे मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, सिंगल चॉइस नहीं, यहाँ पे हमारे मल्टीपल चॉइस करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा ये है कि आपको एक बार के लिए जे एडवांस आइडिया पड़े, जे एडवांस होता क्या है, आप इतने वैरायटी में सोच सकते हो, ठीक है। तो हम लोग 10.6 पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू सोर्सेस S1 and S2 ऑफ इंटेंसिटी I1 and I2 आर प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन, ठीक है। द पैटर्न ऑफ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीन इन द सेंट्रल पोर्शन इज गिवन है फिगर 10.3b, ठीक है। 10.3b ए पे नहीं है, और I1 I2 का दिया हुआ है 10.3 ए में, ठीक है। तो हमें बोला जा रहा है इन विच ऑफ द केस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। In this case, which of the following statements are true? A, S1 and S2 have same intensities. B, S1 and S2 have constant phase difference. S1 and S2 have same phase, और S1 and S2 have same wavelength. तो इसको देखो सॉल्व करते हैं। पहला चीज है कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहली चीज हम यहाँ पे देखेंगे 10.6, पहली चीज हम यहाँ पे देखेंगे वो होगी कि जो तुम्हारी इंटेंसिटी होगी डार्क फ्रिंज की, जो ये क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंज जो अपनी है, डार्क फ्रिंज, ठीक है, वो 0 है। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि जो हमारे S1 and S2 आर, ठीक है, ये हो रहा है, पता चल रहा है। सेकंड चीज अपने यहाँ पे जो दिख रही है कि जो हमारी जो ग्राफ, सेकंड, हाँ सेकंड वाली जो ग्राफ है, उसमें जो मैक्सिमा है जो मिनिमा है वो सिमेट्रिक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा आर सिमेट्रिक, जो मिनिमा सिमेट्रिक है अपने। तो जो वेव्स S1 and S2 आर एट सेम फेज डिफरेंस और जीरो फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें क्या बोलेंगे, जो मैक्सिमा मिनिमा है मतलब दोनों वेव्स की, ठीक है। तो यहाँ से जो मैक्सिमम मैंने सिमेट्रिक हो गए, वो तो या तो जीरो फेज डिफरेंस है, फिर सेम फेज डिफरेंस को जीरो और सेम फेज, ठीक है। ये यहाँ से हम लोग मतलब कंक्लूड कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, तो इस सेकंड चीज हम यहाँ पे ये, ठीक है। तो अगर हम लोग यही चीज कंसिडर करें, तो हमारा यहाँ पे देखो तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। हमारा ए ऑप्शन सही हो रहा है क्योंकि हमारी सेम इंटेंसिटी। बी ऑप्शन सही हो रहा है क्योंकि हमारी कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। सी ऑप्शन सही हो रहा है क्योंकि जीरो फेज डिफरेंस है।
मतलब सेम फिजिक्स जीरो डिफरेंस, ठीक है। और डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमारा ये इस चीज से कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। होगी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, सॉरी 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, कंसिडर सनलाइट इंसिडेंट ऑफ पिन होल ऑफ विथ ऑफ 10 टू द पावर 3 एम्पी मतलब एमस्ट्रॉन्ग। जब ये होल है, यहाँ पे कुछ होल है, उसकी जो विथ है, ये विथ, ठीक है, ये अपने को 10 टू द पावर 3 एंगस्ट्रॉम दे दिया। द इमेज ऑफ द पिन होल सी डॉट स्क्रीन शैल बी। तो लाइक अगर ये तुम इसको देखो, तो ये होल है ना, ये जो अपनी लाइट की रेंज है वो इसकी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम में विजिबल लाइट की, ठीक है। और ये 10 टू द पावर 3 एंगस्ट्रॉम मतलब 1000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो क्या होगा ना कि जब हमारी जो जब क्या होती है, हमारी जो होल है वो नॉर्मल से मतलब लाइट के साइज से जब ज्यादा छोटी हो जाती है, ठीक है। तो जब लाइट की साइज से ज्यादा छोटी हो जाती है तो हमारी क्या होगा ना, यहाँ पे डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे डिफ्रैक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी क्या होगी कि यहाँ पे मतलब अगर तुम एक चीज समझो, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ए ऑप्शन तो नहीं बनेगी क्योंकि चार वाइटिंग तो नहीं बन सकती। बी देखो, डिफरेंट फ्रॉम अ ज्योमेट्रिकल इमेज, तो ये हमारी बात सही, डिफ्रैक्शन में कभी ज्योमेट्रिकल इमेज नहीं बनता। सी, डिफ्यूज सेंटर स्पॉट व्हाइट इन कलर, तो सी ऑप्शन को देखो। तो अगर ऐसा मतलब अगर हम लोग ये भी देखो, सेंटर स्पॉट व्हाइट इन कलर, तो हम लोग ये शार्प व्हाइट रिंग कंसिडर करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और डी अपना देखो तो डिफ्यूज कलर रीजन अराउंड द शार्प सेंट्रल व्हाइट स्पॉट, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन लेस इन्फो की वजह से हम लोग गलत कह रहे हैं क्योंकि वो शार्प व्हाइट रिंग को ही कंसिडर करेगा, ठीक है। शार्प व्हाइट रिंग तो बहुत ही गलत आंसर है क्योंकि उसके बीच में तो कुछ वो मतलब क्या ही वो बहुत गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10.8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.8 है, कंसिडर द डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर अ स्मॉल पिनहोल। तो एक क्या कहते हैं, स्मॉल पिनहोल है, एज द साइज ऑफ द होल इज इंक्रीज, ठीक है। डिफ्रैक्शन फॉर अ स्मॉल पिनहोल, तो मतलब मान लो ना विजिबल लाइट के रेंज में है, तो अभी उसका साइज ठीक है। तो ये जो साइज है वो कंपेरेबल है अपने लाइट के से, ठीक है। और हमने देखा है कि 10 टू द पावर 4 एंगस्ट्रॉम तक हम लोग बोलते हैं कंपेरेबल होता है, ठीक है। तो उसके साथ हम ले लेते हैं, मतलब हम लोग ले लेंगे 2000 एंगस्ट्रॉम तक जाएंगे, ठीक है, मान लो। तो कैसे कैसे वो लाइट की बिहेवियर चेंज करेगी, ठीक है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो विथ है, विथ जो अपना बोलते हैं, तो उसका सेंट्रल मैक्सिमा कैसे वाली होता है। तो जब अपना सेंट्रल मैक्सिमा जो बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा का विथ होता है, तो विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डब्ल्यू सी लिख सकते हैं हम लोग, टी लैम्डा बाई टी, ठीक है। वेयर टी होता है तो डिस्टेंस, और लैम्डा टी होता है, लैम्डा बाई स्मॉल डी उतना होता है ना विथ ऑफ nth मैक्सिमा। ये लैम्डा बाई टी उतना विथ ऑफ nth मैक्सिमा, विथ ऑफ nth मैक्सिमा। तो डी तो उतना हो गया विथ nth मैक्स। और क्या है कि जो डिस्टेंस डी है और वो चेंज नहीं कर रहा, ये तुम्हारा चेंज नहीं कर रहा, ये तुम्हारा हो गया कांस्टेंट, ठीक है। लैम्डा चेंज नहीं करेगा और डी चेंज नहीं कर रहा, डिस्टेंस वैरी कर रहा है ये तुम्हारा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे डी इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो विथ होगा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमम वो घटेगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं साइज डिक्रीजेस, ये ऑप्शन यहाँ पे तो हम लोग बोलेंगे साइज अपना डिक्रीज करेगा। बी, सी गलत हो जाएगा यहाँ पे, बी रहने दो, सी गलत हो जाएगा क्योंकि साइज इंक्रीज नहीं कर रहा, और डी, ठीक है। और इंटेंसिटी जो होती है अपनी, तो ऐसा मतलब देखो ऐसा एनर्जी ऑफ द होल जो क्या होता है कम हो रहा है, वो जिसका जो एनर्जी जो पास हो रहा है उसको वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द होल, ठीक है। तो होल का तो साइज बढ़ रहा है,
होल का साइज बढ़ेगा, ठीक है, होल का साइज बढ़ेगा तो उससे पास करने वाली एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे होल का साइज हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं उससे साइज बढ़ते जा रहा है अपना, ठीक है। तो हमारा ये होगा कि इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज पैटर्न वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। यहाँ से हमारा ए और बी ऑप्शन सही हो रहा है और सी और डी गलत होगा, ठीक है। 10.9 पे आते हैं। 10.9 में बोल रहा है कि फॉर द लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, ठीक है, डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। तो लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ऐसा कुछ होगा। सोर्स होगा तुम्हारा यहाँ पे एच, और ये तुम्हारा इससे निकल रहा है लाइट वेव फ्रंट, ठीक है। ये तुम्हारा वेव फ्रंट होगा, कुछ इस प्रकार का तुम्हारा वेव फ्रंट है, ठीक है। इस प्रकार का वेव फ्रंट आ रहा है तुम्हारा डाइवर्जेंस से। और इससे जो लाइट होगी वो इस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में इससे बाहर जाएगी, ठीक है, इस फॉर्मेट पर। सो एज द इंटेंसिटी आई ऑलवेज, मतलब क्या होता है कि एज मतलब जो इंटेंसिटी होगी ना आई की, वो जो हम लोग एज द आई होगा, ये जो इंटेंसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस के स्क्वायर से होगी। ये अपना इसमें मतलब काफी फेमस फॉर्मूला है ये, मतलब तुम ये रिलेशन हमेशा याद रखो, ठीक है, कि ये कैसे डिक्रीज कर रही है, ठीक है। जैसे जैसे होने का उसका स्क्वायर के साथ वो डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हम लोग का जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो पावर डिवाइडेड बाई 4 पाई r² होता है, यहाँ पे इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट का। तो रेडियस ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या बोलते हैं एनी टाइम पे, तो रेडियस हम लोग का हो जाएगा v, ठीक, जितना स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम उसको लोग। तो यहाँ से बोलेंगे तो वेव फ्रंट इज स्फेरिकल, ठीक है, तो ये तो अपना सही हो गया ए ऑप्शन। बी ऑप्शन बोलेंगे द इंटेंसिटी डिक्रीज इन प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर, ये भी सही है। सी वेव फ्रंट इज पैराबोलिक, गलत। इंटेंसिटी डज नॉट, नहीं नहीं, डिपेंड कर रहा है हमारा तो ये डी ऑप्शन भी गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं वेरी स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये और देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है। तो हमारे कुछ 23 क्वेश्चन है, मे बी हमें कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेने पड़े। अभी हम लोग जितना हो सके उतना बना लेंगे, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10.10 इज ह्यूगेन्स प्रिंसिपल वैलिड फॉर लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव्स। जो अपना ह्यूगेन्स प्रिंसिपल होता है, ह्यूगेन्स, हाइगेन्स भी बोलते हैं, ह्यूगेन्स भी बोल सकते हो, जो बोलना है बोलो, कोई पूछ तो नहीं जा रहा। ह्यूगेन्स प्रिंसिपल, नॉलेज मैटर करता है। और हमें बोला कि इज वैलिड फॉर लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव्स। तो अगर हम लोग कंसिडर करें एक बार के लिए, तो मेरा सीधा आंसर इस चीज पे हाँ होगा, ठीक है। यस, वैरी करता है, मतलब वैलिड करता है। यस इट्स वैलिड। अब मैं, अब मेरे से तुम लोग पूछोगे कि अगर वैलिड है, ठीक है सर, अगर वैलिड है तो कैसे है। तो अगर तुम एक एग्जांपल कंसिडर करो, जो मैंने पिछले पिछले बार बनाया था ये वाला, पूछो इस पे ऐसे ही डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ठीक। ये मानो अपना सोर्स है, ये रेफरेंस हो गए इसके, और यहाँ पे मतलब बिग पॉइंट, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, कंसिडर करते हैं कि ये जो साउंड होता है ना, साउंड क्या होता है, हम लोग कंसिडर करते हैं एक सेकंड सर, साउंड जो होता है ना, साउंड, तो वो अपना होता है कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन का एक फॉर्म, कंप्रेशन कंप्रेशन और रिलैक्सेशन का, ठीक है। मतलब एक मिक्सचर होता है कि कंप्रेशन हो गया और रिलैक्सेशन, या फिर रेयर फ्रैक्शन बोल सकते हो, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये दोनों का एक मिश्रण होता है, मतलब फॉरवर्डेड इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में। वो मतलब तुम अगर समझो कि एक तरीके से समझो कि जो तुम्हारे इस साउंड कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में ट्रैवल करते हैं,
वो हर डायरेक्शन में इस फॉर्मेट में आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे मैप करते हैं। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं, तो ये सारे वेव्स जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, ठीक है। तो वो जो क्या होते हैं वो प्रोपोगेट करते हैं अपने, प्रोपोगेट कैसे करते हैं, रेडियल सिमेट्री में, ठीक है। रेडियल सिमेट्री में वो प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन एज वेवफ्रंट ऑफ लाइट वेव्स, सेम एज लाइट वेव्स, ठीक है। ये देख रहा लाइट वेव्स के जैसा है लॉन्गिट्यूडनल रेज का प्रोपोगेशन, ठीक है। तो जो ह्यूगन प्रिंसिपल है ना, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज एज लाइट वेव है। तो यहाँ पे हम ह्यूगन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। तो मतलब मान लेते हैं कि या तो यहाँ पे मतलब अगर मान लो यहाँ से कोई साउंड निकला तो या तो उधर कंप्रेशन होगा या फिर रिफ्रैक्शन होगा। देन हम लोग बोल सकते हैं, देखो फिर हम लोग का ह्यूगन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट कैन एक्ट लाइक अ सोर्स फॉर द नेक्स्ट वेव फ्रंट, ठीक है। अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे एक रिपल बना है, ये वेव फ्रंट बना है, तो इट विल एक्ट एज अ सोर्स फॉर दिस वेव फ्रंट एंड दिस विल एक्ट एज अ सोर्स फॉर दिस वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये ऐसे 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 ये वेव फ्रंट, ये ह्यूगन प्रिंसिपल है, ठीक है। और फिर अगर हम लोग बोले कि ये वाला जो होगा उस सोर्स जैसे इंटेंस होगा क्या, नहीं, इसकी इंटेंसिटी कम होगी, दिस विल बी इंटेंसिटी, जो इसकी इंटेंसिटी होगी वुड बी मच लोअर देन सोर्स, ठीक है। बट वुड बी एनफ फॉर प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट वेव फ्रंट, ठीक है। जब तक उसकी इंटेंसिटी नील मतलब जब तक वो नेग्लेजिबल तक ना हो जाए, उसके आगे भी वो एक फ्रंट प्रोड्यूस कर रहे हैं बट इट वुड बी नेग्लेजिबल, ठीक है। अगर कोई एक्सप्लोजन होती है ना तो बहुत दूर तक फील होती है, बट इट्स ये नहीं है कि वहां तक एक्सप्लोजन का इफेक्ट आए। एक्चुअली वो नेग्लेजिबल जाता है बट वो फील कर सकते हो, मीन्स कभी कभी एक्सप्लोजन होता है कहीं भी, अगर मान लो फॉर्म फटा तो उसके अगल बगल वाले एरिया में तो जाते ही है, बहुत ज्यादा तबाही होती है। बट मान लो यहाँ पे कोई मतलब ये कोई एक आइलैंड है, यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, यहाँ वाले जो आइलैंड वाले लोग हैं या तो उसको साउंड वेव के फॉर्म में, या फिर उनको झटका, क्या बोलते हैं झटका अपना क्या होता है, मीन्स जो एयर कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन से जो फील हो सकता है, ठीक है। ये कि यहाँ पे अपना बॉम्ब फटा है, ठीक है, मतलब मान लो एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया, बहुत ज्यादा तबाही होगी, ठीक है, उसके सिनेरियो में समझो, ठीक है। तो ये हमारा मतलब क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, जिस मतलब 10, क्वेश्चन नंबर 10 हुआ, जिसमें हमने बोला कि साउंड वेव भी ह्यूगन प्रिंसिपल फॉलो करता है, ठीक है। तो हम आते हैं 11th पॉइंट पे, 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन अपना है, कंसिडर अ पॉइंट एट द फोकल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंट लेंस, ठीक है। ओके, अनदर कन्वर्जेंट लेंस और short focal length is spread at the another side. What will the nature of the wave fronts emerging from the final image? तो अगर मान लो तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हारा एक कन्वर्जेंट लेंस है और दूसरा कन्वर्जेंट लेंस से, ठीक है, और इसके फोकल लेंथ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और उससे ऐसे 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 ले जाएंगे, ठीक, ऐसे ऐसे रेज बनेंगे, और ऐसे ऐसे इसके फोकस पे फाइनल इमेज फॉर्म होगा, ये पॉइंट फोकस पे फाइनल इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है, तो हमें पूछा जा रहा है कि उससे कैसा हमारा वेवफ्रंट या कैसा हमारा वेवफ्रंट इमर्ज करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझो, तो जैसे हम लोग एफ से जा रहे हैं, जो ये इमेज बना रहा है, ये फार फ्रॉम फार ऑब्जेक्ट बनाया फार, पर वो रियल इमेज बनेगी फोकस पे, ठीक है। एंड सेकेंडरी, जो फार अवे रियल इमेज हमारी आ रही है दूसरे लेंस से, तो वो अपने फोकस पे उसकी रियल इमेज बनाएगा, ठीक है। तो जो अपना जो लाइट रेज है ना वो फॉल करके एक पॉइंट पे जाके मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब इसके आगे लाइट रेज नहीं जा रही, यहाँ पे ये आके इस पॉइंट पे अपनी मतलब वो एक सोर्स बना रही है, ठीक है। इसको बोलो कि ये बन गया, अब ये बोलो न्यू सोर्स बना, ठीक है, न्यू सोर्स, न्यू रियल सोर्स, ठीक है।
और जो रियल सोर्स है, स्फेरिकल सोर्स होता है, बहुत पॉइंट सोर्स होता है ना, उसका जो हमेशा होता है कि वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं हमारा यहाँ जो इमेज, फाइनल इमेज बन, उससे जो वेव फ्रंट हो रही है, बन रही है, वो किस टाइप की होगी, तो वो अपनी होगी स्फेरिकल वेव। तो ये हमारी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनी। आज के लिए चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, फिर हम लोग अभी इसको एंड करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोला, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट ऑन अर्थ फॉर द सनलाइट, ठीक है। तो लाइक अगर तुम ऐसा बोलोगे कि सर सन तो यहाँ पे है, सन ऐसा ऐसे है, तो सन बड़ा सा सन, और इतुस अपना अर्थ है, एक अर्थ अपना सन के सामने इतुस है, ठीक है। तो सर सन का तो मतलब ऐसा ऐसा कुछ बनेगा वेव फ्रंट, ऐसा 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 कर्व वेव फ्रंट बनेगा। बट लिसन, बिफोर गेटिंग टू एनी कंक्लूजंस, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है अपनी, वो समझना होता है कि हाउ थिंग्स एट डिस्टेंस एंड मीन्स वर्क करता है लाइट के लिए इशू। मतलब ये देखो, सन एक्चुअली बहुत बड़ा है, ठीक है, सन इज मोर बिगर देन अर्थ, ये तो बहुत कंपेरेटिवली छोटा सा बना दिया। बट अगर तुम एक चीज देखो, जो सन का ये पार्ट आ रहा है वेव फ्रंट का, अगर तुम अर्थ के रिस्पेक्ट पे देखो, तो इट्स ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, तो वो ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रहा है। अगर ये देखो, समझ में आ रहा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हमारे पास जा रहा है सन की वेव फ्रंट्स का, ठीक है। तो ये तुम्हारा तो वेव फ्रंट ऐसा ऐसा कुछ जाएगा, इधर ऐसा ऐसा कर्व जाएगा, इधर ऐसा ऐसा कर्व आएगा, इधर ऐसा ऐसा जाएगा, ठीक है। तो सॉरी फॉर माई ड्राइंग, बहुत ही खराब है मेरी ड्राइंग। मेरे को आर्ट सर ने क्लास में बोला था कि तुम्हारे से कुछ नहीं बनेगा, तो वो तुम देख सकते हो, सच्ची बोल रहे थे। तो लाइक सन का देखो वेव फ्रंट्स, ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो अर्थ के जो सामने आ रहा है ना, वो इस टाइप का आ रहा है वेव फ्रंट हमारा, ठीक है, इस टाइप का वेव फ्रंट है। तो जो अर्थ के लिए आ रहा है ना शेप ऑफ वेव फ्रंट, वो आएगा एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि हम इसको बोल सकते हैं प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट और अर्थ, ठीक है। एंड तो क्या होता है ना कि एक और चीज तुम अगर ऐसे भी नहीं समझो ना, तो एक चीज कंसिडर करो कि अर्थ से, अर्थ सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब अर्थ का रेडियस कंपेयर करें तो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत ज्यादा है, मीन्स इन्फिनाइट टाइम ज्यादा, ठीक है। इन्फिनाइट टाइम्स नहीं, सॉरी, मतलब कुछ मल्टीपल टाइम्स, जो कि तुम देख सकते हो कितना बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो क्या है ना कि अपना जो अर्थ का मतलब वो है, उसके वजह से जो वेव फ्रंट उसके पास पहुंच रही है, वो एक स्ट्रेट लाइन प्लेन फ्रंट बन जाती है, ठीक है। सिंपल सा ये याद रखो, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे जो अपना अर्थ जो रिसीव करता है, वो एक प्लेन वेव फ्रंट रिसीव करता है, ठीक है। तो चलो मैं सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ। होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। और ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन नंबर हमारे 23 तक हमारा हो जाएगा, 10 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।